अस्सलाम वालेकुम। आज अदरक पे एक वीडियो बनाते हैं क्योंकि काफ़ी दिन हो गए इस पे बात नहीं हो सकी। अ, ये एक टॉपिक ऐसा है कि जिसको भी कंटिन्यू रहना चाहिए। हमारे मुल्क में चूँकि अदरक काश्त नहीं होता, इस वजह से सारा ही इम्पोर्ट होता है। अभी जब इसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो की लोगों ने या गवर्नमेंट के इदारों ने, तो मुख्तलिफ़ तजर्बात किए। उन तजर्बात में कुछ लोगों के अपने ज़ाती तजर्बात हैं, कुछ इदारे के तजर्बात हैं। तो जो फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उनका तो उन्होंने टिश्यू कल्चर प्लांट्स और मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ को चाइना को थाई से इंपोर्ट जो भी है, उस पे काम करना शुरू किया। लेकिन वो थोड़े से सेंसिटिव प्लांट्स हैं, उनके लिए आपको शेड बनाना पड़ता है, उसके ऊपर थोड़ी-सी मेहनत करना पड़ती है। ऐसे लोग जिनके पास टनल फार्मिंग का स्ट्रक्चर बना हुआ है, उनके लिए तो वो काम ठीक है। उनके लिए तो चूँकि अज़ाफ़ी अखराजात नहीं करने पड़े, वो उसी स्ट्रक्चर के अंदर अपना वो लगाएँगे, अदरक लगाएँगे, और अदरक की क्रॉप अगर थोड़ी कम भी होगी तो वो उनके लिए बेयरेबल होगा और कोई मुनाफ़ा बख्श भी कारोबार हो सकता है। लेकिन अगर ये समझा जाए कि शुरू से पूरा काम हम इस तरह करें कि हम टनल भी लगाएँ, हम सारा काम करें और उसके बाद लगाने के बाद फिर हम अदरक लगाएँ, तो फिर वो हमें उसका जो रिटर्न है वो बहुत देर से मिलेगा। क्योंकि ये जब जब तक कोई भी फसल, कोई भी चीज़ तजर्बाती मराहल में होती है, उस वक़्त तक आप रिस्क का फैक्टर ज़्यादा होता है और प्रॉफ़िट का जो उम्मीद है वो थोड़ी-सी कम होती है। इस वक़्त मुख्तलिफ़ और फ़ार्म हैं जो काम कर रहे हैं इस पे, अदरक पे, और उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और वो पिछले कई साल से आहिस्ता-आहिस्ता इसको लेके चल रहे हैं। अगर आप उनका डाटा भी लेंगे तो डेफ़िनेटली आपको पता चलेगा कि शुरू में कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था। सम टाइम ये हो कि जो लगाया वो भी नहीं मिला, कभी इतना मिल गया कि जो लगा दिया वो निकल आया। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता कुछ वो जो सीड है वो डेवलप होता है, वो मौसम के मुताबिक होता है। कुछ हम सीखते हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाती है। इस सारे बात करने का मकसद ये भी है कि इस सारे खेल में, इस सारे सिलसिले में एक छोटा-सा पोर्शन हम भी हैं, और ये अपनी ज़ाती ख़्वाहिश थी कि हम पाकिस्तान में ऐसी क्रॉप्स, ऐसी चीज़ें जो बाहर से हमें मँगवानी पड़ती हैं, उनको यहाँ करके देखें। ना तो हमारी कोई नर्सरी है, ना हमारा कोई सेल पॉइंट है, ना फार्म है, कुछ नहीं है, लेकिन अपने शौक के लिए करना शुरू कर दिया। और चूँकि उसको सोशल मीडिया का ये सहारा मिल गया और हम यूट्यूब पे अपने अपलोड कर रहे थे इन चीज़ों को, तो फिर बहुत से लोगों ने हमसे भी रब्ता किया। फिर फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आमिर लतीफ़ साहब हैं, उनसे भी मुलाकात हुई। तो वो मेरी वीडियोस पिछली सारी मौजूद हैं इसमें। हमारे पास एक वैरायटी है जिसे हम शुरू में समझते रहे हैं ये टॉर्च जिंजर, और हम इसे टॉर्च जिंजर ही कहते रहे हैं। आज मैं कोशिश करूँगा कि इस सारी हमारी मेहनत में जो है लुब्बे-लुबाब है, वो जो भी मामलात हैं, वो इसके क्वेश्चन सारे हम एड्रेस करें जो भी इसके हवाले से लोगों के ज़हन में आते हैं। हमने वो टॉर्च जिंजर समझ के लगा दिया और उसको टॉर्च जिंजर ही समझते रहे। मैंने उसे पहले घर में क्यारी में लगाया। लगाने के बाद हमने उसको पहली क्रॉप जो आ गई, घर में खाना भी इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया, साथ-साथ मज़ीद लगा देना। उसे पहले लॉन के क्यारी में लगाया, फिर मैंने उसे गमलों में लगाया, फिर छत पे गमले रखे तो उसमें लगाया। देन फिर मैंने उसे ये किया कि मैं उसे फार्म पे यहाँ ले आया। यहाँ पर ये हमारा फूड फॉरेस्ट हमने बनाया है, जहाँ पर आपको दिखाई देगा कि थोड़े-थोड़े फासले पे दरख्त लगे हैं, पौधे लगे हैं। इनके दरमियान जब शदीद गर्मी होती है तो इसमें छितरा सा साया रहता है, धूप भी मिलती है, साया भी मिलता है, तो एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैंने अदरक लगाया, बड़ी अच्छी क्रॉप मिली। साइज़ बहुत बड़ा पौधे का हो गया, अंदर नीचे से हमें 1 से 1.5 किलो, एक पौधे के नीचे से हमें 1.5 किलो भी अदरक मिल गया। तो बड़ी अच्छी ये अचीवमेंट थी। लेकिन हम इसे बढ़ाते चले जा रहे थे सिर्फ़ अपने लेवल पे। मीनवाइल यहाँ पर चूँकि माहौल थोड़ा-सा डिफरेंट था, पहले सालों में तो हमें नहीं पता चला, लेकिन मैं इंतज़ार में था कि टॉर्च जिंजर का फूल जो है बड़ा खूबसूरत फूल होता है, पेटल्स वाला, पत्तियों वाला, वो निकले और मैं वो देखूँ। लेकिन जब यहाँ पर निकला फूल तो वो डिफरेंट था, वो ऐसे था जैसे मकई की छल्ली होती है, लंबा-सा सिट्टा सा निकला। जब फिर उसे मैंने इंटरनेट पे सर्च करना शुरू किया तो पता चला कि ये बेसिकली टार जिंजर नहीं है, ये एक और वैरायटी है जिसका जिंजिबर जीरम बेट बोटेनिकल नेम है, लेकिन उर्फ़ आम में इसको शैम्पू जिंजर कहते हैं लोग, क्योंकि वो जो इसका फूल बनता है
उसके अंदर एक लिक्विड होता है, और वो उसकी वीडियो भी आप देखेंगे तो बड़ी सूदिंग वीडियो है। जब मैंने उसको एक्सट्रैक्ट किया को वो निकाले तो वो एक शैम्पू की तरह से लिक्विड निकलता है, गाढ़ा लिक्विड है, खुशबू बहुत प्यारी है उसकी। और मैंने उसको एज अ शैम्पू इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फिर जब मैंने सर्च किया, सारा कुछ किया, तो पता चला कि एज ए मॉइस्चराइज़र भी इस्तेमाल किया जाता है, स्किन केयर के लिए भी उसका बहुत फ़ायदा है। लेकिन वो बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ थी, एक अचीवमेंट थी। इस प्रोसेस में जब हम फूल निकल आया, उसकी वीडियो आई, तो फिर आमिर लतीफ़ साहब से रब्ता हुआ। उन्होंने कहा जी कि ये तो चीज़ डिफरेंट निकल आई है। वो इससे पहले इसे नेगेट करते रहे हैं, समझते रहे हैं कि ये शैम्पू वो टार्ट जिंजर है, और टार्ट जिंजर जो है वो हमारी जो जिंजर फैमिली है उससे नहीं है। उसका नाम टार्ट जिंजर पड़ गया है, लेकिन बेसिकली उसका कोई बोटेनिकल नेम नहीं मिलता। जो हम फैमिली तो उसी वक्त उसको एक्सेप्ट करेंगे ना जब उसका हमारे पास उसका कोई बोटेनिकल नेम आएगा। वैसे तो हम किसी भी चीज़ को कोई भी नाम दे सकते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको भी दे देता हूँ। जैसे हमारे पास एक पौधा है, उसे हम कहते हैं मोटी इलायची। उस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि उसके फूल बड़े खूबसूरत होते हैं जी, बड़ी इलायची है जी, मोटी इलायची है, बड़ी इलायची। तो मैं उसमें ये कहता था कि इसे कहा जाता है बड़ी इलायची। और मुझसे कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि जी आप ये क्यों कहते हैं कि कहा जाता है बड़ी इलायची, आप कहें कि ये बड़ी इलायची है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये तो बड़ी इलायची मैंने तो लगी हुई नहीं देखी इस पे ऊपर, मैं कैसे कह दूँ ये बड़ी इलायची है। मुझे जो इन्फॉर्मेशन है वो तो यही है, लोग यही समझते हैं, उसके पत्ते में खुशबू है। हमारे फार्म पे लोग सारे वो उसको काट के पत्ते को चाय में डालते थे, उसकी खुशबू आती है। लेकिन कैसे हम इसको प्रूव करेंगे जब तक हम उसका रिजल्ट ना देख लें। बाद में पता चला कि वो बड़ी इलायची नहीं, वो भी जिंजर की एक किस्म है। और वो मेरे पास एक जिंजर की 2-3 अक़साम और हैं, उसमें से ये एक किस्म है जो कि ये अदरक ही की किस्म है, लेकिन ये एडिबल नहीं है। इसके फूल जो है वो खाए जाते हैं। फूल लंबे से निकलते हैं सिट्टे की तरह, और बड़े खूबसूरत फूल हैं, उसको देख के दिल खुश हो जाता है। और उस फूल को थोड़ा-सा पका के गार्निशिंग के करके और उसकी खूबसूरती खाने की बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जब तक हमारे पास उसका रिज़ल्ट ना आ जाए, हम उसे कैसे कह सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। अब ये जो जिंजर है, अब ये देखें, जिंजिबर ज़ीरमबेट, अब ये कुछ 6 फीट से ज़्यादा का ये पौधा है। 6 फीट कम से कम होगा ये। इसी तरह मुख्तलिफ शाखें पौधे देखेंगे तो बड़े ऊपर तक हाइट तक निकल रहे हैं। इनको मौसम अच्छा मिले तो इससे भी लंबा इसका जो टिलर है ये ऊपर तक चला जाता है। तो इसका कद अगर आप देखें तो ये ठीक ठाक इसकी हाइट हो गई है। ये अब हमें पता चला कि ये अदरक ही है और अदरक की फैमिली से है। रहा ये मसला कि अमूमी तौर पे जो पहले ये ख्याल पाया जा रहा था कि ये पॉइज़नस है, तो ये पॉइज़नस नहीं है। अगर पॉइज़नस हो तो हम इसे 6-7 साल कम से कम हो गए हैं इस्तेमाल करते हुए घर में। हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका रिज़ल्ट माशाल्लाह से बड़ा अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुतमईन हैं। अगर पौधे की अब बात करें तो ये पौधा पिछले 3-4 साल से यहीं पे है और ये काफ़ी फैल चुका है। कुछ और पौधे हैं जो इस साल लगाए थे, कुछ सीड हम लेट हो गए थे, वो भी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी कि वो हम लेट हो गए तो हमने उन्हें भी ज़मीन पे दबा दिया, तो वो भी अच्छे पौधे बन गए, उनसे भी सीड मिल जाएगा हमें। दूसरा सवाल जो अक्सर किया जाता है कि ये कड़वा है, ये अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करें तो इसके बिटर टेस्ट आता है। तो बेसिकली तो बिटर टेस्ट तो इसकी क्वालिटी है। वो तो अदरक में अगर बिटरनेस नहीं होगी, वो चुभता हुआ नहीं होगा, तो वो आपको अदरक ही नहीं लगेगा। फिर उसकी तो मेन क्वालिटी ये है कि उसको बिटर होना चाहिए। जैसे करेले को कड़वा होना चाहिए, अगर करेला कड़वा नहीं होगा तो फिर आपने करेले का क्या खाना है। तो कहा जाता है कि अगर आप कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करें तो ठीक है, ज़्यादा करेंगे तो ये नुकसानदेह भी हो सकता है या जायका ठीक इसका नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक फिर पॉजिटिव चीज़ हो गई कि ये हमारा इसका इस्तेमाल 50% जो है ना वो होगा। यानी हमारी जो कंजम्पशन है, अगर 1 किलो अदरक जितनी देर में हम इस्तेमाल करते हैं आम वाला, वो उससे दुगना टाइम चलेगा, क्योंकि हम इसकी क्वांटिटी कम इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें जायका पूरा मिल रहा है। ये चीज़ ऐसी है कि बहुत सारी चीज़ें मार्केट में जब आती हैं तो उनका जायका हम उससे इतने फ़ैमिलियर नहीं होते, नई चीज़ होती है तो हम एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन वक्त के साथ साथ हम आदी हो जाते हैं।
तो हमें वो जायका भी अच्छा लगना शुरू हो जाता है। अगर हम देखें तो कॉफ़ी तो हमारा मशरूब नहीं है, कॉफ़ी हमारा ड्रिंक नहीं है, चॉकलेट हमारी खुराक नहीं है, और आ गई है तो हम में रच बस गई है। हम इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। आज भी किसी ऐसे शख्स को जो फार एरियाज़ में गाँव देहात में रहता है, उसे पिज़्ज़ा खिलाएँ, हो सकता है उसको बिल्कुल मज़ा ना आए, क्योंकि वो उसका आदी नहीं है। लेकिन जो लोग खाना शुरू कर देते हैं उनको उसमें बहुत मज़ा आता है। चाइनीज़ खाने फीके होते हैं, लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। लेकिन मसला सिर्फ़ इतना है कि ये जब इसका टेस्ट हम डेवलप हो जाएगा हमारा, तो हम इसे इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे और हम उसके आदी हो जाएँगे। हमारी ख़वातीन भी आदी हो जाएँगी, किचन वाले लोग भी आदी हो जाएँगे कि जी इसको हमने कितना इस्तेमाल करना है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर हमें परेशानी हो कि जनाब इसका तेज़ टेस्ट है। मिर्च में भी हम तेज़ से तेज़ पसंद करते हैं। मिर्च में भी हमें बहुत सारी वैरायटी मिलती है, कोई तेज़ वाली, कोई कम स्पाइसी होती है। तो ये चीज़ अगर हम देख लें तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ये तो एड्रेस हो सकता है। इसके बाद एक सबसे बड़ा मसला है हमारे वेदर का। वेदर में ये बहुत फिट है। मैंने आपको बताया कि पहले मैंने लॉन में लगाया, क्यारी में, उसके बाद गमले में लगाया, फिर छत पे लगाया गमलों में। छत में गमले के लगाने के बाद मैंने यहाँ पर इस जगह लगाया, बड़ी अच्छी क्रॉप हुई। फिर मुझे ख़्याल आया कि यहाँ पर भी थोड़ा-सा शेड है, तो क्यों ना इसको एक ओपन में लगाया जाए। तो यहाँ बाहर मैंने एक क्यारी लगाई, वो भी वीडियो मौजूद है। और उस वीडियो में चूँकि जैसे मैं खड़ा हूँ, मैं नॉर्थ साउथ साइड मेरा फेस है, तो नॉर्थ मेरी बैक साइड पे है, तो सूरज मशरिक़ से निकलता है और यूँ जाता है। उस क्यारी पे सुबह 8 बजे के बाद 9 बजे तक मैक्सिमम धूप आ जाती थी, और हमारा वेस्ट इस साइड पे है और दूर तक कोई दरख्त नहीं है, अनलेस के वो बिल्कुल नीचे सूरज चला जाता था, तो आखिरी किरणें तक उस क्यारी पे रहती थी, और उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जो एक्स्ट्रा एफर्ट हमें करनी पड़ रही है उन वैराइटीज़ में जिनको हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो थाई वैराइटी है, चाइना है, इसके लिए फ़ौरी तौर पर वो ऐसी एफ़र्ट की ज़रूरत नहीं है, ये हमें अदरक मिल जाएगा। इसका वेदर के हवाले से, मौसम के हवाले से, गर्मी के हवाले से, तो वो हम 40 क्रॉस कर जाते हैं, सब ठीक है। अब सबसे अहम बात ये है, हम इसे लगाते हैं मार्च में, अप्रैल में। मेरी ऑब्ज़र्वेशन ये है कि ये इसकी ग्रोथ असल शुरू ही जून के बाद होती है। जो हमने मार्च अप्रैल में लगा दिया है, वो पौधा थोड़ा स्टेबल हो जाता है, बन जाता है, लेकिन स्ट्रेस में रहता है। जब बरसात शुरू होती है, हमारी बारिशें शुरू होती हैं, पानी वाफ़र आना शुरू हो जाता है, वेदर भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, रात थोड़ी-सी कंफर्टेबल हो जाती है, जब इसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए मैंने इसको अप्रैल में भी लगाया है, मई में भी लगाया है। इस दफ़ा जून में जो मैंने लगाए थे, वो पौधे भी बड़े सेहतमंद और अच्छे बन गए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसे लेट भी कर लें, अपनी हमारे पास कोई और क्रॉप है और कोई जगह ऐसी है कि जिसे हम खाली देर से होगी, तो हम इसे मई जून तक भी लगा दें, तो हम अदरक काश्त कर सकते हैं और उससे कोई रीज़नेबल अच्छी फ़सल ले सकते हैं। ये कंपैरिज़न मैं अभी नहीं कर सका कि जो फ़सल हमने जो पौधे लगाए हैं मार्च में, फिर कुछ पौधे लगाए अप्रैल में, कुछ मई में, जून में, तो उसमें हम देख सकें कि इसमें क्रॉप का कितना डिफरेंस आता है। लेकिन अगर लेट भी हो जाएँ तो ये पौधा अच्छा परफ़ॉर्म करता है और हमें इसके नीचे से सीड और खाने के लिए अदरक भी मिल जाता है। जी, तो ये देखें अगर, तो ये वो पौधा है जो जून में लगाए गए थे यहाँ पे सीड। तो ये कोई एक पौधा नहीं है कि इतने टिलर्स हैं। यहाँ पे जो हमारे पास सीड ख़राब हो रहा था, ड्राई होने के करीब हो गया था, उसे हमने सारे को यहाँ पर दबा दिया और ये उससे पौधे बने हैं और पौधे सेहतमंद हैं। अब डॉर्मेंसी की तरफ जा रहे हैं। जनवरी में ज़ाहिर है कि इन्हें डॉर्मेंट होना है। तो ये इन्होंने भी अच्छा ख़ासा 3-4 फीट, 3 साढ़े 3 फीट तक हाइट गेन की है और अच्छा बंच बना है यहाँ पे पौधे का। ये वो पौधा है जो हमने जून में लगाया था। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि हम इसको अगर लेट भी हो जाएँ तो लगा सकते हैं। मौसम शदीद भी हो तब भी, ये भी ओपन में है, इसे भी ख़ास कोई साया नहीं मिलता। सारा दिन इस पे जगह पे धूप रहती है। इसके अलावा एक बहुत मज़े का सवाल किया एक भाई ने। वो बात कर रहे थे तो कहने लगे कि ये तो जंगली अदरक है। मैंने उनसे कहा जी बिल्कुल ठीक है, जंगली होने में कबाहत क्या है?
बेसिकली अगर हम गौर करें तो इंसान इस दुनिया पे, इस ज़मीन पे बाद में आया। ये पौधे पहले से मौजूद थे। ये सारी चीज़ें जो पहले से मौजूद थीं और ये सारी चीज़ें जंगली ही थीं। अगर आप देखें, गौर करें तो जानवर भी जितने हमारे हैं इनको डोमेस्टिकेट हमने किया है। ये पहले जंगली जानवर थे। गाय, भैंस आज भी आप जंगल में छोड़ दें तो इसको किसी की केयर की ज़रूरत नहीं, ये खुद सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन हमने इनको डोमेस्टिकेट कर लिया अपनी सहूलत के लिए। इसी तरह अगर बाकी भी आप सारे चीज़ों को देखें तो जितने ये दरख्त और पौधे हैं ये सब जंगली पौधे थे, इनको हमने ही मॉडिफाई किया है। इसमें आप अगर देखें तो सेब पहले छोटा सा होता था, बीज बड़े होते थे, उसे हमने क्या क्या बना लिया। केला बहुत बड़ी मिसाल है कि केला पहले बीज वाला होता था, छोटे साइज़ का होता था, मिठास भी इतनी नहीं होती थी और उसमें सीड्स होते थे, मोटे मोटे सीड होते थे। वो आज हमने क्या डेवलप कर लिया है। अगर ज़्यादा दूर ना जाएं, जिन चीज़ों का हमारा अपना मुशाहिदा है कि अपने बचपन में, अपने यंग एज में हमने जो अमरूद खाए हैं वो बीज से भरे हुए होते थे, और आज देखें तो उसका पल्प ज़्यादा है और बीज थोड़े से हैं। और बेशुमार फ्रूट ऐसे हैं कि जो सीडलेस आना शुरू हो गए हैं, जिनमें बीज होते थे अब वो सीडलेस आपको अवेलेबल हैं। उसमें आम भी इंटरनेट पे देखने को मिलता है, ज़ाती तौर पे मैंने नहीं देखा, लेकिन और बहुत सारे सीड्स ऐसे हैं कि जिनको सीडलेस डेवलप कर लिया गया है। अब आप बेर जिसका इतना मोटा सीड होता है वो भी सीडलेस बेर भी मार्केट में अवेलेबल है। तो बेसिकली जितने भी पौधे हैं इस वक्त दुनिया में आप जिनको इस्तेमाल कर रहे हैं ये सारे ही जंगली थे। हमने इनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपनी सहूलत के मुताबिक इन्हें ढाल लिया है। किसी के जायके को, उनकी शक्लों को, उनके रंग को, हर चीज़ को हमने अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक उनको मॉडिफाई किया है। नेचुरल तरीके से जेनेटिकली भी किया है और हमने उसको डिफरेंट क्रॉस करवा के उससे भी किया है। पिछले साल का एक प्रोग्राम था फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। किसी वजह से हम देर से पहुंचे, प्रोग्राम में तो शामिल नहीं हो सके, लेकिन आमिर लतीफ़ साहब से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी मुझे अलग से वक्त चाहिए, हम बैठ के डिस्कस करेंगे इस मामले को। क्योंकि उस वो टाइम था जब उन्होंने कहा जी कि आपकी वीडियो में हमने फूल देखा, फूल देखने के बाद हमें भी क्लियर हुआ कि ये टार्च जिंजर नहीं है, ये कुछ और है। तो अब हम भी इसकी रिसर्च की डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज करते हैं। वो बड़ी फ्रूटफुल, बड़ी अच्छी डिस्कशन रही उनके साथ, और उसमें ये उन्होंने कहा कि हम अब ये कोशिश करेंगे कि ये जो पौधा है ये हार्डी प्लांट है, ये हमारे वेदर में कंफर्टेबल है, ग्रो ठीक कर रहा है। तो किसी तरह हम अब इस रिसर्च को इस तरफ लेके चलेंगे कि उस अदरक का टेस्ट और उसकी शेप इस अदरक में शामिल की जाए, या इसकी हार्डीनेस उसमें लेके जाएं किसी तरीके से, ताकि दोनों के कम्बिनेशन से एक ऐसी वैरायटी हमें मिल जाए जो हमारे वेदर में भी ग्रो करे और हमें वो पूरा टेस्ट भी वो दे जो जिसके हम आदी हैं, जिसे हम खाना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह अभी भी मैं उनको दावत पहले भी दी थी कि आप विज़िट करें और हमारा भी ये छोटा सा जो काम है इसे देखें आके। वैसे तो वीडियोस में सब कुछ देखते हैं, लेकिन जो फिज़िकली आके आप देखेंगे और चीज़ों को अंदाज़ा होगा कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, और हमारी जो हेल्प हो सकेगी हम करेंगे। चूँकि इदारों के पास बजट होता है और उनके पास बहुत सारी सहूलतें होती हैं, हमारे पास तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हम तो इसका न्यूट्रिशन का टेस्ट भी नहीं लगा सकते ना कि इसकी न्यूट्रिशन क्या है और वो जो चाइना वाला आ रहा है या थाई वाला आ रहा है उसकी न्यूट्रिशन क्या है। ये सारी चीज़ें तो वक्त भी मांगती हैं, टेक्नोलॉजी भी मांगती हैं, पैसा भी मांगती हैं। तो इसके लिए तो वो इदारे ही काम करेंगे। तो इंशाल्लाह आमिर लतीफ़ साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इसे हमें विज़िट करें, उनके साथ बैठ के भी डिस्कशन रखें और आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो वो हम प्रोवाइड करें। तो ये जो हम कुछ लोग इसको थोड़ा-सा नेगेट करने के लिए जंगली जंगली की रट लगाते हैं कि जी ये तो जंगली अदरक है जी, ये तो कड़वा अदरक है जी, बिटर जिंजर है जी। तो बेसिकली ना बिटर होना कोई नेगेटिव चीज़ है इसकी, और ना ही जंगली होना इसके लिए कोई नेगेटिव बात है। ये दोनों चीज़ें नेचुरल हैं और नॉर्मल हैं। ये कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि जिसकी वजह से हम इस अदरक को फेंक दें, ज़ाया कर दें। क्यों? हमारा मकसद जो है वो ये है कि हमारे मुल्क की इकॉनमी जो है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है। ऐसी स्पाइस जो हम इंपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं तो अगर हम 40-50% भी लोगों को इस टेस्ट पे ले आएँ तो हमारा कितना ज़र मुबादला बचेगा और हमारा किसान जो है वो इससे फ़ायदा हासिल करेगा। बहुत सारे चैलेंजेस हैं इस वक्त, जो माहौलियाती तब्दीली का चैलेंज है,
गंदम की क्रॉप, चावल की क्रॉप जो हम साल हर साल से करते आ रहे हैं, जो मकई लगाने के इलाके हैं, सब मुख्तलिफ चैलेंजेस जो फेस करने पड़ रहे हैं उनको। तो इसमें अगर हमें अल्टरनेट कोई और मिल जाए, क्रॉप मिल जाए, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम उसे अडॉप्ट करें और उससे लोग भी फ़ायदा हासिल करें और हमारे मुल्क के लिए भी वो फ़ायदेमंद हो। अच्छा, एक और बहुत बड़ा इसमें हमें चैलेंज जो है वो फेस करना पड़ रहा है कि रिसेंट पास्ट में एक आया था लेसन जीवन, जिसका शोहरा बहुत बना, नार्क जीवन, और उसके वो एक माफिया के हाथ चढ़ गया और उन्होंने इतना उसको प्रमोट किया, इतना उसकी हाइप क्रिएट की कि लोग ख़रीदना शुरू हुए, लगाना शुरू हुए। उसकी क्रॉप बहुत अच्छी थी, उसकी यील्ड बहुत ज़्यादा थी, टेस्ट अच्छा नहीं था उसका। लेकिन बस वो ऐसा उसकी हाइप क्रिएट की गई कि किसान ख़रीदता चला गया और आहिस्ता-आहिस्ता वो एक ऐसी पिरामिड स्कीम की तरह की एक स्कीम थी, जो नज़र आ रहा था कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड होगा, जो आखिर में लोग आएँगे वो मारे जाएँगे। बहुत सारी ऐसी स्कीम होती हैं, पिरामिड स्कीम कहलाई जाती हैं, दुनिया में आती रहती हैं। कभी वो मेडिसिन लेके आ जाते हैं, कभी वो मेंबरशिप लेके आ जाते हैं, कभी कुछ चीज़ें लेके आ जाते हैं। बेसिकली पिरामिड स्कीम हमेशा ही फ्रॉड होती हैं, उसमें शुरू वाले लोग कमाते हैं, नो डाउट ज़रूर पैसा कमाते हैं, लेकिन आखिर में लोग आने वाले जो हैं वो अपना पैसा बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं उसमें। तो ये जो नार्क जीवन का स्कैम भी चला था, ये भी एक ऐसा बड़ा स्कैम था जिसने हमारे किसानों को अच्छा खासा झटका दिया। उस वक़्त भी जब हमारी डिस्कशन होती थी, मैं भी दोस्तों से यही कहता था कि भाई ये बताएँ कि इसका इस्तेमाल क्या है? 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, इसका आपका इस्तेमाल नहीं है, टेस्ट नहीं है। फिर वो क्रिएट करते थे हाइप के जनाब, ये जी एक्सपोर्ट होगा, ये मेडिसिन में यूज़ होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता था कि जनाब क्या आपके पास कोई डिमांड है आज तक? अभी तो आप इसको सीड के तौर पे सेल कर रहे हैं, महँगा सेल कर रहे हैं, लाखों रुपए में एकड़ सेल हो रहा था। तो कहीं किसी मेडिसिन कंपनी की भी डिमांड नहीं है, किसी मुल्क की डिमांड नहीं है। लेकिन जब आप ये क्वेश्चन करते थे सोशल मीडिया पे, आपके खिलाफ बम्बारमेंट शुरू हो जाती थी कि जी आप किसी को पैसा कमाता हुआ नहीं देख सकते, तरक्की करता नहीं देख सकते, और आप इतना बड़ा ज़र मुबादला हमें आएगा, एक्सपोर्ट होगी, तो आप मुल्क के खैर खा नहीं हैं। लेकिन उसकी हकीकत यही है कि किसी के पास कोई जवाब नहीं था। इसमें एक बहुत बड़ी कमी कह लें, एक कोताही कह लें, कोताही कही जाएगी, क्योंकि उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, कोई उसका हिस्सा तो नहीं थे। लेकिन इदारे की एक बहुत बड़ी कोताही ये है कि नार्क जो हमारा इदारा है, नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर वाले, इन्होंने उसके ऊपर कोई बयान जारी नहीं किया। इनको चाहिए था कि कम से कम एक बयान ऑनलाइन होता कि जनाब हमारी ये जो वैरायटी है, इसके ऊपर जितने ये हाइप क्रिएट की जा रही है, ये हो भी सकती है, लेकिन हम इसको क्लेम नहीं करते। ये जो आगे मार्केट में लोग हैं, वही ये क्लेम कर रहे हैं कि ये ऐसे हो जाएगा और वैसे हो जाएगा, ये दुनिया बदल जाएगी आपकी, ये लगाएँ। हमारा क्लेम ये नहीं है। अगर वो ये करते तो अच्छी बात थी। उनमें से किसी भी शख्स का कोई रिकॉर्ड पे मौजूद नहीं है बयान ऐसा कि जिसमें उन्होंने इसको बताया हो। इस मामले में मैं आमिर लतीफ़ साहब से का जो है वो क्रेडिट देता हूँ उनको, कि जो भी रिसर्च हो रही है, जहाँ पर भी कुछ चीज़ सामने आती है, उनकी एक छोटी-सी वीडियो अपने चैनल पे आ जाती है कि हम ये कर रहे हैं। ये भी जब हमारा जिंजर है, जब तक टॉर्च जिंजर समझते रहे हैं, उनकी वीडियोज़ मौजूद हैं, वो इसको कंडेम करते रहे हैं। जब उन्हें पता चला कि ये टॉर्च जिंजर नहीं है, ये डिफरेंट वैरायटी है, उसकी वीडियोज़ भी उनके चैनल पे मौजूद है। फिर उन्हें पता चला कि ये जो है इसकी ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, एडिबल भी है, ये खाया जा सकता है कम मिकदार में। रिसेंटली उन्होंने उस पे भी एक वीडियो अपलोड की है। तो ये इदारे का और ज़िम्मेदार लोगों का काम होता है कि वो लोगों को इसके साथ अपडेट करते रहें कि क्या असल चीज़ क्या हो रही है। इसी वजह से मुझे लगता है कि इस अदरक को लगाने में अब जो हमारा फार्मर है वो हेजिटेंट है। वो हेजिटेट करता है कि अगर ये भी वैसा ही कोई स्कैम निकल आया और कल को हमारी जो सारी जमा पूंजी है वो ज़ाया हो गई, तो हम किधर जाएँगे? लेकिन मैं खुद चूँकि अभी इसी मरहले से गुज़र रहा हूँ, सीख रहा हूँ, तो ना तो मेरा मोटिव ये है कि मुझे सीड सेल करना है, लोगों से पैसे बटोरने हैं, और अवेलेबिलिटी पिछले साल मेरे पास सीड था, मैंने 1-2 दोस्त हैं उनको दिया भी है, उन्होंने लगाया, और
मेरे पास इस साल सीड नहीं है बेचने के लिए। अगर कोई डिमांड भी करे तो शायद मैं 1 किलो भी किसी को ना दे सकूं। ये हो सकता है कि सियालकोट में एक भाई लेकर गए थे, उनसे रब्ता किया जा सकता है कि अगर कोई करना चाहे इस तजर्बे को, इसमें शामिल होना चाहे तो करे। सबसे पहली बात मैं सब दोस्तों को ये रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने घर में जो किचन गार्डनिंग में है उसमें इससे लगाएं और इसका टेस्ट, इसका इस्तेमाल करके देखें। जो बात मैं कर रहा था नाक जीवन की, जीवन क्या होता है पहले तो हम इसको समझ लें। जब ये प्लांट हमने अभी फैसलाबाद से लेके आया ना, तो टिश्यू कल्चर प्लांट्स उन्होंने हमें दिए, जो कि वो G1 G0 था, जनरेशन 0 उससे पौधा जो है बना। अब उस पौधे से जो हमें सीड आएगा वो फर्स्ट जनरेशन आएगी, वो G1 आएगा। वो चूँकि पहला सीड है वो जनरेशन 1 है। अब उस सीड को जब हम लगवाएंगे तो अगले साल जो है वो G2 उसका आ जाएगा, उसकी जनरेशन सेकंड आ जाएगी, फिर G3 G4 हो जाएगा। जनरेशन चेंज होगी। ये उस शख्स के लिए तो आम आदमी के लिए तो इसका कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन जो तहकीक करेगा, जो इसको देखना चाह रहा है, जो काम कर रहा है, उसके लिए मैटर करता है कि जो G1 सीड है G4 सीड के मुकाबले में उसकी प्राइस डिफरेंट होगी। G1 सीड अभी आया है और अभी हमारे माहौल से मुताबिकत नहीं रखता, लेकिन 1 2 3 साल के बाद जब वो यहाँ ग्रो करेगा हमारे माहौल में, तो वो उसकी मुताबिकत से उसमें वो तब्दीलियाँ आ जाएंगी। पौधा वो चीज़ें सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और अपने जड़ों में सेव कर लेता है अपने सीड के अंदर कि ये किस माहौल में मुझे उगाया जा रहा है। तो उस हवाले से आप देखेंगे तो वो जीवन जो पहले दिन आया था, नार्क जीवन, वो अब तक बार बार कल्टीवेट होके मार्केट में अवेलेबल है, सस्ता है, लेकिन अब लोग उसे खाना शुरू हो गए हैं। उस वक्त खाया नहीं जाता था, उसके मतलब ये था झाग बनती है, टेस्ट कोई नहीं है। चंद एक लोगों ने तो बताया कि जी हमने तो हंडिया ज़ाया कर दी, इतना उसका बुरा ही हाल हो गया। लेकिन वक्त के साथ साथ वो डेवलप हो गया, कुछ हमारा टेस्ट डेवलप हो जाता है, कुछ मॉडिफिकेशन उसके अंदर आ जाती है। अब यही अगर आप समझें तो हमने चूँकि उसको जीवन नाम दे दिया था और जीवन से हमने वो ढोल बजाना शुरू कर दिया, ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया और उसको बदनाम करके रख दिया। हमारे पास भी जब ये टिश्यू कल्चर प्लांट आए तो उसका अगर सीड तैयार होता, हमारे माहौल में वो सर्वाइव नहीं कर सके, हमसे ज़ाया हो गए, तो वो G1 सीड होगा। अब जो लोग इस पे काम कर रहे हैं, दावड़ी फार्म या दूसरे हैं, उनके पास रिकॉर्ड होगा कि उनके पास एक अदरक का वो सीड होगा जिसकी जनरेशन 1 होगी। उसके बाद उन्होंने काश्त किया, अगले साल जब आई तो वो जनरेशन 2 होगी, जनरेशन 3, जनरेशन 4, उन सब की क्वालिटी, उनकी वैरायटी और उनकी प्राइस डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि वो आपने इतने साल मेहनत करके उसको तैयार कर लिया है और उसका रिस्क फैक्टर कम हो गया हमारे माहौल के मुताबिक। जो G1 है उसका रिस्क ज़्यादा है, G4 का जो होगा वो रिस्क कम होगा। तो ये जो G1 नार्क जीवन हमने लेसन को H G1 और वो कर दिया और वो फिर लोगों के पैसे भी ज़ाया हुए, उस सब से आके तो लोग हमारे इससे तंग डर गए हैं कि जी क्या हम अदरक को भी काश करें कि या ये भी वैसा ही सिलसिला होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस अदरक में आना चाहें, जो दूसरा वाला है वो मैंने ट्राई किया, बहुत उसके में केयर चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए, मैं नहीं कर सका। और ये वाला जो है ये हो रहा है, इसे लगाएं गमलों में, घर में क्यारियों में लगाएं और इसे इस्तेमाल करें। अगर आप इससे एक फैमिली भी जो है वो इस्तेमाल करना शुरू हो जाए और उसका टेस्ट डेवलप हो जाए और वो समझे कि जी हमारे लिए ये सफिशेंट है, हमें मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने अपनी इकानमी से कितना, बहुत माइनर सा होगा लेकिन एक लोड हमने कम कर दिया जो हमारा इंपोर्ट हो रहा था अदरक। अभी आजकल मार्केट में अदरक बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है, 300-400 रुपये किलो आवाज़ें लगा रहे होते हैं। मैं उसको नहीं ट्राई किया कि वो क्या है, उसका टेस्ट कैसा है, लेकिन 300-400 450 में धड़ाधड़ वो बेच रहे होते हैं इस वक्त। लेकिन ज़्यादातर वक्त अदरक जो है ये 1000 रुपये के करीब रहता है, उससे भी ऊपर चला जाता है। तो हमें तो कई साल हो गए हैं, इस टेंशन से बाहर आ गए हैं जब अदरक अवेलेबल ज़रूरत होती है तो उसको अंदर से जैसे आलू होते हैं वो निकाल लें, इस तरह नीचे से इसके से अदरक निकाल लें, पौधे को वहीं रहने दें, पौधा अपना ग्रो करता रहेगा, जो राइज़ोम बना है वो निकाल के आप इस्तेमाल करें, फिर और अगला सही। तो कम से कम किचन गार्डनिंग में आएँ और इस पे वो जीवन, नार्क जीवन वाले खौफ से निकलें और इसे काश्त करके इसके टेस्ट को डेवलप करने की कोशिश करें। मेरा ख़्याल है कि ये हमारी कंट्रीब्यूशन जो है वो इंडिविजुअली भी जिस चीज़ भी होगी वो बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट आएगा। तो डरने वाली बात कोई नहीं है, ये अदरक लगा लेना चाहिए। मेरा ख़्याल है एक आखिरी बात कहने से कि
इसकी शेप, शक्ल, जायका भी हो गया, खुशबू भी है, सारा कुछ है, लेकिन इसकी शक्ल जो है वो उस अदरक से वैसे तो देखने में बिल्कुल उसके करीब करीब है, वैसी ही है जैसे हमें नज़र आती है, लेकिन उसमें एक छोटी सी कबाहत होती है। और मैं बार बार ये जो हवाले दे रहा हूँ कि मेरी पीछे वीडियो मौजूद हैं वो सारी, मैंने इन सारे पॉइंट्स को पहले डिस्कस किया है कि इस अदरक के साथ जड़ें होती हैं, लंबी लंबी जड़ें आपको नज़र आती हैं। अब जब फ्रेश हम क्रॉप निकालते हैं तो ज़्यादा होती हैं, आप उसको रख देंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो डोरमेंट होना शुरू होंगे, सूख जाएंगे, झड़ जाएंगी, आप उतार भी देंगे, लेकिन इसकी खूबसूरती वैसी नहीं बनती जैसी आम आपको बाज़ार से अदरक मिलता है। उसमें भी जब मैंने वीडियोज़ में देखा है जहाँ पे ये क्रॉप होती है तो निकालते हैं तो जड़ें होती हैं लेकिन कम होती हैं, इसमें ज़्यादा हैं। लेकिन उसका सबका हल क्या करते हैं कि उसको केमिकल से वॉश करते हैं। वो एक ऐसा इस्तेमाल किया जाता है जिससे वो उसकी स्किन भी साफ़ होती है, और दूसरा उसमें ऐसी चीज़ इस्तेमाल होती है जिससे वो रीग्रो ना करे, उसकी ग्रोथ को रोका जाता है ताकि ये सारा साल इसे हम इस्तेमाल कर सकें, ग्रो करेगा तो उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए। इसीलिए आप देखें जो मार्केट से अदरक आता है, सितंबर अक्टूबर में हमारा इसका हार्वेस्टिंग टाइम होता है और वो ग्रो होना शुरू हो रहा था, उसके उसके बड्स निकलना शुरू हो जाते हैं। आप उसे काट के या पूरे को ज़मीन में लगा दें, क्यारी में लगा दें, वो पौधा बनेगा, डोरमेंट हो जाएगा, अगले साल निकलेगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसमें से आपको उतना अदरक नहीं मिलता जितना आपने लगाया था। वजह यह है कि उसके अंदर उस केमिकल का असर मौजूद रहता है। इसीलिए जो इदारों को भी, लोगों को भी ये प्रोडक्ट डेवलप करने में प्रॉब्लम आ रही है, वो यही है कि सीड मंगवाना पड़ता है, सीड केमिकल ट्रीटेड नहीं होता। जो केमिकल ट्रीटेड होगा वो सीड जो है वो क्रॉप नहीं देगा। अगर हम इसकी शक्ल में ही जाएंगे तो हमें ये सारा ऑर्गेनिक भी उगा के बाद में अगर हमें ट्रीटमेंट करनी पड़े सिर्फ इसकी शक्ल संवारने के लिए, तो उसके फिर नुकसान आते हैं। वो जो अदरक हमारा ये आता है, ये हम कच्चा अदरक खाते हैं कच्ची मुख्तलिफ़ चीज़ों में, ये रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि ये केमिकल ट्रीटेड होता है। पकने के बाद इस्तेमाल कर लें तो ठीक है। तो शक्ल डेफ़िनेटली वो आप मेरी वीडियो में देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको नज़र आ जाएगा कि उसमें काफ़ी लंबी लंबी जड़ें होती हैं, लेकिन ये इतना भी बुरा नहीं लगता कि हम एक चीज़ को बस उस छोटी सी वजह से ज़ाया कर दें कि ये नहीं है। बेसिकली वो जो है वो अदरक का हिस्सा ही है। अगर हम उन जड़ों को भी धो के साफ़ करके उसके साथ ही कुकिंग कर लेंगे तो वो भी वही टेस्ट देंगी जो टेस्ट आपको अदरक से मिल रहा है। तो ये एक चीज़ है इसमें कि हमारी क्रॉप जो है ये इसको ग्रो करना, इसके फसल लेना, कब लगाएं, कैसे करें, मौसम में, उसके बाद इसकी शक्ल और इसका रंग और इसका जायका, ये सारी चीज़ें मेरा ख़्याल है मैंने आज के प्रोग्राम में डिस्कस की हैं। मज़ीद आमिर साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप इस वीडियो के ज़रिए भी और इंशाल्लाह कॉल भी करूँगा कि वो चक्कर लगाएं और यहाँ बैठ के हम थोड़ा सा उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करें उनके तजर्बे से, क्योंकि अब मौसम खुलना शुरू हो गया है, अब धुंध ख़त्म हो गई है, तो अब जो है वो सफ़र भी किया जा सकता है और वक्त जो है ना वो बैठ के आप इन चीज़ों को देख भी सकते हैं। तो आज की मेरी वीडियो देखिए, और अगर आपके ज़हन में कोई और मज़ीद सवाल है तो मुझे बताइए। इंशाल्लाह हम इस मौजू को जारी रखेंगे ताकि जो लोग इस काम में आना चाहते हैं उनका जहन क्लियर हो जाए और वो कर सकें। एक बात जो मैं भूल गया, सीड के हवाले से अगर आप चाहेंगे रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह एक तो यहाँ पर है सियालकोट में एक भाई ने लगाया था, एक ग़ुलाम अली साहब हैं सरगोदा साइड पे कोट मोमिन में, उनके पास भी इसका सीड अवेलेबल होता है, पिछले साल भी उनके पास अवेलेबल था। आप ज़्यादा ना लें, आप अपने घरों के लिए, किचन गार्डनिंग के लिए अपने डेरे पे भी एक पौधा लगा के घर में इस्तेमाल करें, समझ आए तो सीड बढ़ा लें। वो काम ना करें कि लाखों का सीड ख़रीदें और फिर आप उससे लाखों कमाने की कोशिश करें। आप थोड़ा सा सीड लेके उसे ख़ुद घर में तैयार करें, थोड़ा वक्त लग जाएगा लेकिन आपका जो पैसा है वो सेफ़ साइड पे रहेगा। तो इंशाल्लाह इस मौजू को जारी रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।